नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। बच्चों, आज देखेंगे ये यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 नारंगी रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्रोमियम का ये एक कंपाउंड है, एक यौगिक है। छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, बड़े डिल्ले के रूप में आए तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। मेनली ऐसे ही हम देखेंगे, लैब में जाएंगे तो ऐसे ही क्रिस्टल्स देखेंगे। तो ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्रोमियम का एक कंपाउंड। यहाँ पर ये याद रखिएगा, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24, तो क्रोमियम 2452 करके याद रख लीजिएगा, आपके काम आएंगे, कभी ना कभी तो काम आना ही है। अब बात करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट की स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट का अणुभार होता है 294। पोटेशियम डाइक्रोमेट को कहा जाता है, यहां पर एक नाम से जाना जाएगा, सुर्ख काही के नाम से भी जाना जाता है, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं इसको। पोटेशियम डाइक्रोमेट नारंगी रंग का क्रिस्टल होता है। इसका अणुभार क्या होगा? अणुभार को हम m से दर्शाएंगे तो अणुभार होगा पोटेशियम 1939 यानी कि 39 × 2 एटॉमिक मास × 2 प्लस क्रोमियम का कितना होता है 52, अभी आपने याद किया, × 2, और ऑक्सीजन का होता है 16 × 7। सब मिला करके अगर कैलकुलेट करोगे इसका अणुभार मिलेगा 294 मिलेगा, 294 मिलेगा। हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ दो कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, दो आयनों के बारे में बात करेंगे। पहला तो आप देख ही रहे हो पोटेशियम डाइक्रोमेट, इनका आयन क्या होगा जरा देखें, K2Cr2O7। ये आयनिक फॉर्म में आएगा तो K+ और Cr2O7 2-। इसको बोलेंगे बेटा डाइक्रोमेट आयन। और इसका एक और कंपाउंड है, इसको कहेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट, नाम तो ऊपर लिखा ही है। ये नारंगी रंग का पदार्थ है, तो इसका आयन भी नारंगी है क्योंकि डाइक्रोमेट का कलर होता है ये, तो नारंगी रंग का है ये भी, ऑरेंज कलर। एक और कंपाउंड होगा हमारे पास K2Cr2O4, ये पोटेशियम क्रोमेट कहलाता है। पोटेशियम क्रोमेट ये होता है पीला क्रिस्टल, पीला पदार्थ है। तो ये आयनीकृत होकर के 2 K+ और Cr2O4 2- बनाता है, इसे कहेंगे क्रोमेट आयन। ये होगा पीला। ये दो चीजें याद रखिएगा। इन दोनों की संरचना के बारे में बात करते हैं। मैं पहले क्रोमेट आयन का संरचना बताता हूं। स्ट्रक्चर, क्रोमियम से चतुष्फलकीय फॉर्म में 4 ऑक्सीजन, 1 2 3 4, ये इस तरह से डबल बॉन्ड के साथ। और ये देखिए यहाँ पर ये बात ध्यान रखिए कि चूंकि इसमें 2 बार माइनस है, तो जहाँ पर एक ऑक्सीजन में एक माइनस आएगा, और जहाँ पर माइनस चार्ज आता है उस वाले से सिंगल बॉन्ड, और जिससे नहीं आता है उसमें डबल बॉन्ड। ये हर एक जगह पर इसका एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट का। संरचना हुआ समचतुष्फल की टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब सवाल आता है कि हम डाइक्रोमेट की संरचना समझें। डाइक्रोमेट कौन है? ये वाला डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2-। इसकी संरचना क्या होगी? इसमें 2 बार Cr है, दोनों Cr के बीच में एक ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड O,
डबल बॉन्ड O, और ये देखिएगा हमने इसी संरचना को बनाया है, परंतु इस संरचना के बाद अगला ऑक्सीजन के बाद एक क्रोमियम जुड़ रहा है, तो ये वाला माइनस चार्ज हट जाएगा, तो इस तरह से क्रोमियम जुड़ गया। दो जगहों पर ये चतुष्फल की संरचनाएं बना रहा है। अब माइनस चार्ज चाहे इसमें लगाओ, इसमें लगाओ, इसमें लगाओ, कोई कहीं भी लगा सकते, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये है डाइक्रोमेट की संरचना, वो भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ है। sp3 संकरण है Cr में, और इसमें संरचना हुई समचतुष्फल की, यानी कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये हुआ इसका विज्ञान। हम देखते जाएंगे इसके बारे में एक प्रैक्टिकल नॉलेज, और साथ में हम देखते जाएंगे इनके विज्ञान। चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आज हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को समझेंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑक्सीकारक है। इसकी संरचना और अम्लीय माध्यम में इसकी अभिक्रिया को देखिए। ये समीकरण परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि क्या होगी? पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने के लिए हम 3 बातों का ध्यान रखेंगे। पहला, पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाते समय सोडियम क्रोमेट बनाएंगे। पहले किससे बनाएंगे भाई? क्रोमाइट अयस्क का। क्रोमाइट अयस्क का फॉर्मूला होगा FeCrO2 ट्वाइस। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं FeCr2O4। ये है क्रोमाइट अयस्क। इस पदार्थ से हम बनाने वाले हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब ये कैसे बनेगा, एक एक स्टेप को समझते हुए आगे बढ़ते जाना है। सबसे पहले इनका रोस्टिंग करेंगे, यानी कि भर्जन करेंगे। कैसे करेंगे बताता हूं, आप बस थोड़ा धीरज रखिए। उसके बाद एसिड से रिएक्शन कराएंगे, फिर उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे, KCl से रिएक्शन कराएंगे। ये 3 स्टेप होगा। अब इन तीनों स्टेप को समझना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा हल्का फुल्का बता देता हूँ। क्रोमाइट अयस्क में हम कपड़े धोने का सोडा डाल करके ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हुए गर्म करेंगे, तो पीला सोडियम क्रोमेट का निर्माण होगा। जैसे ये सोडियम क्रोमेट बनता है, उसमें अम्ल मिलाएंगे तो सोडियम डाइक्रोमेट का पदार्थ मिलेगा, यानी सोडियम डाइक्रोमेट मिलेगा, जो ऑरेंज कलर का होगा। सोडियम डाइक्रोमेट में हम KCl मिलाएंगे तो फाइनली K2Cr2O7 बनेगा। अब ये बात तो बिल्कुल आसानी समझ में नहीं आएगा। अब इसको समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम काम करते हैं। तो पहले क्या कहा गया? सोडियम क्रोमेट बनाते हैं, फिर कहा गया सोडियम क्रोमेट बनाते हैं, फिर सोडियम डाइक्रोमेट बनाते हैं, फिर तीसरा है पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण करना। यानी 3 स्टेप में काम है। आप चाहे इस तीनों को याद रखिए, चाहे तो अब इन 3 पॉइंट्स को याद रखिए। और ये वाली लाइन याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ सिखाऊंगा, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा। ये पूरा फ्लो चार्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला पद मैंने आपको क्या बताया? ये क्रोमाइट अयस्क से ये बनाएंगे। तो चलो कैसे करते हैं इसको पहले सीख लेते हैं, फिर उसके बाद विज्ञान में जाएंगे। पहले मनोरंजन में जाते हैं, पहले प्रैक्टिकल में जाते हैं, फिर हम उसके विज्ञान की तरफ जाएंगे और उसके रिएक्शंस करेंगे। तो सबसे पहला काम कि क्रोमाइट अयस्क जो है ये खनिज पदार्थ है, जमीन से निकाली गई पत्थर। इसमें हम सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं, इसको बारीक पीस लेंगे, उसमें ये पाउडर मिला देंगे। क्रोमाइट अयस्क में, जिसको क्रोमाइट अयस्क, इसको बारीक पीस लिया जाएगा और उसमें मिला दिया जाएगा कपड़े धोने का सोडा, यानी सोडियम कार्बोनेट। और इसमें ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हुए अच्छे खासे इनको गर्म करेंगे ताकि वो पिघलने लग जाए। इससे होगा क्या? ये सोडियम जो क्रोमाइट अयस्क है वो सोडियम क्रोमेट में परिवर्तित हो जाता है, मतलब पीले रंग के पदार्थ में, और ये पीला रंग का पदार्थ मिलेगा हमें। यहाँ पर 2 चीज़ें मिलेंगी। एक हरा कलर का पदार्थ मिलेगा, ये है आयरन ऑक्साइड, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और ये सोडियम क्रोमाइट बन जाएगा, सोडियम क्रोमेट बन जाएगा। तो ये पूरी रिएक्शंस को मैं विज्ञान के तौर पे सिखाऊंगा जस्ट थोड़ी देर में। आप थोड़ा धीरज रखिएगा पढ़ते समय। ये वाली प्रक्रिया हो गई। इसके बाद हम दूसरा काम करेंगे, वो ये है कि जो ये मिला ना सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट में हम अम्ल मिलाएंगे। सोडियम क्रोमेट पीले रंग का विलयन बनेगा, इसमें हम अम्ल मिलाएंगे। जैसे अम्ल मिलाएंगे ये नारंगी रंग में परिवर्तित हो जाएगा। जहां नारंगी रंग में परिवर्तन हुआ तो वो सोडियम डाइक्रोमेट बन गया है। सोडियम डाइक्रोमेट मतलब Na2Cr2O7 ये बन गया। ये जो है सोडियम डाइक्रोमेट है। तो हमने सोडियम क्रोमेट में जो पीले रंग का पदार्थ है एसिड मिलाया, सोडियम डाइक्रोमेट मिला। अब बात करते हैं अगला स्टेप कि जो पीले रंग का, ये जो नारंगी रंग का जो पदार्थ प्राप्त हो गया है, यानी कि सोडियम क्रोमेट, उसको पोटेशियम क्रोमेट में परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे? ये पोटेशियम क्लोराइड मिलाएंगे। किस में मिला रहे हैं बेटा? हम मिला रहे हैं
2Cr2O7 है, इसमें हम मिला रहे हैं। जैसे मिलाते जाएंगे तो ये बनने लगेगा ये वाला पदार्थ और इस तरह से हमें मिल जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये प्रक्रिया यहाँ पर होती है। लेकिन इन प्रक्रियाओं को वैज्ञानिक रूप से हम समझना है कि एक्चुअली होता कैसे है, रिएक्शंस क्या है, क्योंकि आपको तो एग्जाम में वही करना है ना। तो वो चीज़ आप एक बार समझिए। ये तो ग्राफिक्स हो गया। अब समझते हैं पूरी बातों को क्लियर फॉर्म में। सबसे पहली बात है क्रोमाइट अयस्क। क्रोमाइट अयस्क क्या है? FeCr2O4। ये क्रोमाइट है। ये क्या चीज़ है? ये क्रोमाइट है। क्रोमाइट में हमने मिलाया कपड़ा धोने का सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट, और फिर हमने इसमें मिलाया ऑक्सीजन गैस। जब ये मिलाते हैं तो ये परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर इस बारे में ध्यान रखें, ये सोडियम इसके साथ मिलकर के बना लेगा Na2CrO4 यानी कि सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट बना लेता है सोडियम क्रोमेट, और साथ में बनाएगा उसमें जो लोहा है वो Fe2O3 बना लेगा। ये पदार्थ बनता है। अब इनको हम थोड़ा सा संतुलित करते हैं। ये एक्चुअली कैसे कर क्या रहा है उसके बारे में बात करते हैं। एक ही लाइन में कर लेंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। तो Fe2 वहाँ पर Fe 2 बार है, यहाँ पर Fe 1 बार है। मैं इसको संतुलित कर देता हूँ तो यहाँ पर Fe 2 बार हो गया। चलिए, ये 2 बार हो गया। फिर क्या बचता है? यहाँ पर कार्बन जो है वो कितना, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल जाएगा। इस तरह से CO2 भी निकल जाता है। अब चलते हैं, देखते जाते हैं क्या क्या होने वाला है, पता चल जाएगा। Fe 2 बार हो गया, यहाँ पर Fe 2 बार है, करेक्ट। दूसरा सोडियम 2 है, सोडियम, अच्छा यहाँ पर क्रोमियम जो है 4 बार हो गया। जरा ध्यान दीजिएगा, क्रोमियम है यहाँ पर 2, ये 4 बार। तो इसको क्रोमियम को 4 करने के लिए मैं यहाँ पर 4 से गुणा कर देता हूँ बेटा। 4 हो गया। अब देखो तो सोडियम, अब यहाँ पर काम करते हैं थोड़ा सा और। वहाँ पर क्या बोले, आयरन 2 है, मैंने आयरन को 2 करा। क्रोमियम 4 हो गया, मैंने क्रोमियम को 4 किया। संतुलित करने आना चाहिए। संतुलित करने जिन बच्चों को नहीं आता है उनको हमारे 0 लेवल बेसिक क्लास को देख करके उनको संतुलित करना सीखना होगा। तो चलिए, अब यहाँ पर 4 हो गया। अब बात करते हैं क्या चीज़ बच गया हमारे पास, सोडियम। सोडियम 8 हो गया, मैं इसको 8 करने के लिए 4 से गुणा कर देता हूँ। कार्बन यहाँ पर 4 है तो कार्बन डाइऑक्साइड 4 निकलेगा, यहाँ पर ये भी हो गया। अब फाइनल करेंगे ऑक्सीजन को। चलिए, ये 4 हो गया। ऑक्सीजन इस साइड कितना है, उस साइड कितना है? इस तरफ ऑक्सीजन है 4 चौक 16, ऑक्सीजन 3, 4 दूनी 8। अब यहां पर हो गया कितना, 8 दूनी 16, 1 17, और यहां पर ये 27 है। ऑक्सीजन है 27, उस तरफ ऑक्सीजन 27 है। इस तरफ ऑक्सीजन कितना है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और ये 4 दिया 12, 12, 12 4 कितना हो, ये कितना हो गया 20, 12 8 20, 20 हो गया। तो इस तरफ इसको भी नहीं काउंट करें, 20 हो गया। हमें दोनों में डिफरेंस कितना नज़र आ रहा है, 7 का, यानी 7 ज़्यादा है उधर। तो मैं इसको लिख दूंगा 7/2, यानी कि 7 दूनी 14, 14/2 यानी कि 7 हो गया। इस तरह से हमें ये मिल गया है ऑक्सीजन 7, यानी एक बार संतुलित समीकरण हमें मिल चुका है, बैलेंस इक्वेशन मिल चुका है। इस तरह का रिएक्शन होता है। तो ये पदार्थ हमें मिला सोडियम क्रोमेट, और ये मिलता है पीले रंग का पदार्थ है, और ये जो है ये हरा रंग का पदार्थ है। अब आप देखें यहाँ पर ये पदार्थ मटमैला जैसा भी कलर का होगा। तो यहाँ पर आपने देखा इस कलर से वो 2 अलग तरह के पदार्थ मिले। अब इस चीज़ को फिगर में देख लीजिएगा यहाँ पर कि आपने क्रोमाइट अयस्क में सोडियम कार्बोनेट मिलाया, ऑक्सीजन गैस प्रवाहित किया और काफ़ी गर्म किया, तो सोडियम क्रोमेट बना, सोडियम क्रोमेट बना, रिएक्शन हो गया। अब साथ में ये भी बनता है। अब इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, अलग से प्राप्त करना है। तो कैसे प्राप्त करेंगे, हमने इस लाइन पे लिखा है, ये पूरी प्रक्रियाओं को लिखा है। परावर्तनी भट्टी में इसको गर्म किया गया है, तो लिखा है क्रोमाइट अयस्क को बारीक पीस कर धावन सोडा और अनबुझे चूने के साथ मिलाकर परावर्तनी भट्टी में वायु की आधिक्य में गर्म करते हैं, भर्जन करते हैं, तो सोडियम क्रोमेट बनता है पीले रंग का पदार्थ। अब इसको अलग करने के लिए क्या बोला है, अवक्षेप को जल के द्वारा निष्कर्षित करने पर, यानी कि जो ये पदार्थ मिलता है
उस पदार्थ में पानी मिला करके इसको घोलेंगे तो याद रखना ये घुल जाएगा, घुल करके एक विलयन मिलेगा, उस विलयन से हम बनाएंगे सोडियम डाइक्रोमेट बनाएंगे। ये अब अलग कर लेंगे, छान करके अलग कर लिए, विलयन में ये है। तो ये काम तो हो गया। अब अगला बात है कि सोडियम क्रोमेट जो मिला है हमें, क्या, Na2CrO4, इसको बनाना है सोडियम डाइक्रोमेट। तो क्या बोला है, पीले रंग के इस पदार्थ को सोडियम क्रोमेट विलयन में सांद्रित H2SO4 अम्ल मिलाने पर सोडियम डाइक्रोमेट बनता है, जो कि नारंगी रंग का होता है। आपको यहां पर भी लिख के दिखा देते हैं, ये पीला है। अब इसमें आपने मिलाया कॉन्सेंट्रेट H2SO4। ऐसा करने पर क्या होगा, ऐसा करने पर देखिए ये सोडियम को लेकर निकल जाएगा ये, और ये बनाएगा Na2Cr2O7। Cr 2 बार है बेटा, मैंने इसको 2 बार कर दिया। 2 सोडियम बचा, इनके साथ आ गया, 2 सोडियम बचा, इनके साथ आ गया, Na2SO4 बन गया। प्लस और कुछ बचा है, देखें इधर से 2H बचा है। ऑक्सीजन 4 दूनी 8 हुआ था, जबकि यहाँ पर सिर्फ 7 उपयोग हुआ, तो इसमें एक ऑक्सीजन बचा है जो हाइड्रोजन के साथ मिल करके पानी बना लेगा। अब आप देखो ये सोडियम डाइक्रोमेट बन गया। ये सोडियम डाइक्रोमेट बन गया, और सोडियम डाइक्रोमेट होता है नारंगी रंग का पदार्थ। नारंगी यानी कि ऑरेंज कलर का पदार्थ मिल गया। तो पीले रंग से ये नारंगी कलर बन गया। अब इसको भी देख लीजिए यहां पर, तो पीले रंग का सोडियम क्रोमेट है, जिसमें हमने मिलाया, यहां पर अम्ल मिला रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे जैसे सल्फ्यूरिक एसिड मिलते जा रही है, वो पीले से नारंगी रंग में परिवर्तित होते हुए, देखो पीला से नारंगी रंग में परिवर्तित हो रहा है, इस तरह से परिवर्तन हो जाता है। यानी सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट का निर्माण हो गया नारंगी रंग में। ये वाला रिएक्शन मैंने इस जगह पे बताया। अब क्या करेंगे भैया, सोडियम डाइक्रोमेट बन चुका है, और सोडियम डाइक्रोमेट को प्राप्त करने का क्या तरीका होगा, अलग करने का। विलयन को वाष्पीकृत करिए, पानी को हटाइए। जब पानी को हटाने लगते हैं तो विलयन सांद्रित होने लगता है, संतृप्त होने लगता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है। फिर उसके बाद जो सोडियम डाइक्रोमेट है, यानी कि नारंगी रंग का जो पदार्थ बना था ये वाला, वो कम घुलनशील होने की वजह से, इसके तुलना में ये वाला सोडियम सल्फेट कम घुलनशील होने की वजह से नीचे बैठने लगता है, उसको छान कर अलग कर देंगे, हमें इसका विलयन प्राप्त हो जाता है, सोडियम डाइक्रोमेट का विलयन प्राप्त हो जाता है। तो अब देखिए सोडियम डाइक्रोमेट मिल गया हमको। सोडियम डाइक्रोमेट मिला है, उसमें हम पोटेशियम क्लोराइड डाल देंगे। सोडियम में क्या मिलाएंगे, पोटेशियम क्लोराइड मिला देंगे। ये पोटेशियम क्लोराइड मिलाएंगे तो देखो क्या होगा, Na2Cr2O7 में हम KCl डालेंगे, तो ये सोडियम, ये पोटेशियम इस सोडियम की जगह आ जाएगा, सोडियम की जगह पोटेशियम आ जाएगा। तो इस तरह से ये एक्सचेंज कर लेगा, तो बन जाएगा K2Cr2O7 बन गया, और ये Na जो है Cl के साथ चला गया, NaCl। इस तरह से नारंगी रंग का ये भी पदार्थ है, नारंगी रंग का ये भी पदार्थ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नारंगी रंग का दोनों है, लेकिन सोडियम की जगह पे ये पोटेशियम हो गया, बस इतना ही फर्क आ जाता है। तो इस प्रकार से हम बना लेते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण करते हैं। ये 3 पदों में होता है, और इनको हम समझें तो यही वाली बात यहां पर भी करके दिखा देते हैं। चलिए, सोडियम डाइक्रोमेट के विलयन में पोटेशियम क्लोराइड मिला है, तो हमें प्राप्त हो गया पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त हो गया। सोडियम डाइक्रोमेट में पोटेशियम क्लोराइड मिलाते हैं तो पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त हो जाता है। इस तरह से हमें ये प्राप्त होती है। तो हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे बनाते हैं, अगर प्रश्न एग्जाम में आया तो हमारे लिए काफ़ी आसान होगा बनाना। अब आगे की बात करते हैं भैया, इसके भौतिक गुणों की बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करती हैं। ये दिखता कैसा है, इसका ये मतलब अवस्था कैसी होती है, रंग कैसा होता है, क्रिस्टली है कि अक्रिस्टली, सब बात करेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहला कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है नारंगी रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। देख ही रहे हो, नारंगी रंग का है, ठोस है, क्रिस्टल है, एक निश्चित आकृति वाला, निश्चित शेप वाला एक ठोस होता है। इनके हर एक कण एक स्पेशल डिज़ाइन में होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्रिस्टल होता है, क्रिस्टली पदार्थ है। तो कैसा नारंगी रंग का क्रिस्टली पदार्थ होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये जान लीजिए। दूसरी बात होगी भाई, ये
इसका जल में घोलेंगे तो क्या घुलता है? यस, ठंडे जल में अविलेय या कम घुलनशील होता है, परंतु पानी इसको गर्म करेंगे तो बहुत अधिक घुलता है। जैसे 15 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ये लगभग 10% तक घुल जाता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत अधिक मात्रा में घुल जाता है। तो गर्म पानी में काफ़ी मात्रा में घुलता है, बहुत तेज़ी से घुलता है। ठंडे जल में कम विलेय, लेकिन गर्म जल में अधिक विलेय होता है। यहाँ पर दिखाई भी गया है कम घुल रहा है। लेकिन अब बात आते गलनांक की बात करते हैं तो 398 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ये पिघलता है। जब मैं इसको गर्म करूँगा हीटर में तो ये किस टेम्परेचर पर पिघलेगा? ये पिघलेगा 398 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पिघलेगा। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक बिंदु है, गलन बिंदु है 398 केल्विन। साहब आपको समझ में आ गया होगा पूरी बातें। अब देखते हैं बेटा रासायनिक गुण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका केमिकल प्रॉपर्टीज, आप सबको जानना चाहिए, समझना चाहिए। इसका सबसे पहला रासायनिक गुण का मतलब क्या है? वो पदार्थ है, वो अपने रासायनिक गुणों को, रासायनिक रूप को चेंज कैसे कर सकते हैं दूसरे पदार्थ के साथ, या गर्म करेंगे या ठंडा करेंगे जैसे भी, तो उसके क्या फॉर्मूले में चेंज आ जाते हैं। इन्हीं घटना को कहते हैं रासायनिक गुण, यानी दूसरे पदार्थों के साथ क्या बिहेव करता है। ये भी हम सबसे पहले देखेंगे ऊष्मा का प्रभाव, यानी कि गर्म करने पर क्या होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर ये दो तरह के पदार्थ बनाते हैं। आपको मैं दिखाता हूं कैसे। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 को आप सिर्फ गर्म करो, सूखा सूखा, तो गर्म करने पर ये जो नारंगी रंग का पदार्थ है ये हो जाता है पीला पदार्थ, यानी कि K2CrO4 यानी पोटेशियम क्रोमेट बना लेता है। ये पीला पदार्थ बना लिया। और दूसरी बात, ये जो क्रोमियम है वो भी टूट जाता है, एक ऑक्साइड बना लेता है, क्रोमिक ऑक्साइड Cr2O3। ये क्रोमिक ऑक्साइड है, ये हरा रंग का पदार्थ होता है। ये नाम लिखा है इसमें कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर पोटेशियम क्रोमेट बनता है और क्रोमिक ऑक्साइड बनता है। क्रोमिक ऑक्साइड बन गया और साथ में और क्या बनेगा पता चल जाएगा। चलो देखते हैं। यहाँ पर क्रोमियम 2 है, यहाँ पर क्रोमियम 1 और 2 है, तो ये बड़ा 3 है, तो 3 तो नहीं कर सकता मैं, तो 3 की जगह पे मैं इसको अगर 2 से गुणा कर दूँ तो 4 हो गया, तो 4 ज़रूर कर सकता हूँ। तो ये 2 से गुणा कर दिया तो 2 और 2 4 हो गया। पोटेशियम 4 है, यहाँ पर पोटेशियम 4 हो गया। तो क्रोमियम और पोटेशियम दोनों बराबर हो गए हैं। अब ऑक्सीजन चेक करते हैं। 7 दूनी 14 ऑक्सीजन इस साइड है बेटा, और इस तरफ है 8 और 3। टोटल कितना हो गया? 8 3 11। 14 में 11 गया, 3 बचा है, मतलब 3 ऑक्सीजन, इधर 14 है तो इधर 11 है, तो मतलब 3 ऑक्सीजन बचा है, 3 O बचा है। और O2 लिखूं तो 3/2 कर देता हूं, तो 3/2 O2, यानी इस तरह से संतुलित हो गया। तो समीकरणों को संतुलित करना है इसी तरह से। अगर आपको लगता है कि सर 3/2 क्यों लिखूं, मैं इसको 3 ही लिखूं, तब इसको आपको पूरा का पूरा 2 से गुणा करना पड़ेगा। संतुलित करना एक बार जरूर सीखिए। मैं बार बार बोलता हूं, जिन बच्चों को नहीं आता उनको सीखने के लिए मेरी क्लासेस देखना पड़ेगा, और सीखिए, जरूर सीखिए, बहुत अच्छे सिखाया हूं मैं। चलो साहब, ये हो गया इस तरह से। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर पीले रंग का पोटेशियम क्रोमेट और हरे रंग का क्रोमियम ऑक्साइड बनता है, और ऑक्सीजन गैस भी मुक्त होता है। यहां पर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट, देखो नारंगी रंग के पदार्थ को गर्म कर रहे हैं, तो कुछ पीले रंग का पदार्थ दिखा, कुछ हरे रंग का पदार्थ दिखा। आप समझ में आ गया होगा। पीले रंग का पदार्थ ये जो नीचे है वो क्या है, और उसके आगे का क्या है, इस बारे में बात करते हैं। तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पे रिएक्शन यहाँ पे भी लिखा हुआ है, पर याद रखना खुद के द्वारा बैलेंस किए गए रिएक्शन पे ज़्यादा भरोसा करना, ये ध्यान रखिए। यानी खुद के मतलब आपने जो किया होगा उसको। तो ये हो गया हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट, और ये हरे रंग का पदार्थ बना लिया, यानी कि क्रोमिक ऑक्साइड बना लेता है। क्रोमियम ऑक्साइड भी बोल सकते हो। इस तरह से ये रिएक्शन हो रहा है, ये हमने गर्म करके दिखाया। अब आगे चलते हैं। क्षार से क्रिया, बेस से क्रिया, क्या रिएक्शन करेगा? रिएक्शन विथ एल्कलाई। अब यहां पर देखें, हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया K2Cr2O7 में मैंने मिला दिया ये क्षार। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का क्षार है, और आपको पता है ये नीले रंग, नारंगी रंग का पदार्थ है। आपने जाना है ऑरेंज पदार्थ है, ये नारंगी है, नारंगी ऑरेंज क्या बोलते हैं इसको, संतरे रंग का कलर हो गया। मैंने इसको मिलाया तो क्या मिला ज़रा देखिए। तो ये बनाता क्या है? ये बनाता है K2CrO4
दो बार क्रोमियम यहाँ पर है, 2 बार क्रोमियम मैंने इधर कर दिया। पोटेशियम 2 है, यहाँ पर 4 है, तो मैं इसको 2 करके 4 कर दिया, 4 हो गया। अब ऑक्सीजन चेक करते हैं। 7 और 2 9, इधर कितना है 8, एक ऑक्सीजन बचा है। इधर है 7 और 2 9 हो गया, और इधर 8 है, यानी एक ऑक्सीजन बचा है, एक ऑक्सीजन बचा है। हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर नहीं है, तो ये बन गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के पानी। इस तरह से इसका रंग पीले रंग का पदार्थ पोटेशियम क्रोमेट का निर्माण करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। कई बार ये प्रश्न आता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के विलयन में क्षार मिलाने पर या KOH मिलाने पर क्या होता है, तो जवाब है ये नारंगी रंग का पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्षार मिलाने पर पीले रंग का पोटेशियम क्रोमेट का निर्माण करता है। यही लिखना है और कुछ नहीं है। रिएक्शन धीरे धीरे करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, सीख जाओगे, परेशानी नहीं होगी। तो ये वाला, तो जैसे जैसे देखो नारंगी रंग के इस विलयन में ये पोटेशियम परमैंगनेट है ना, सॉरी पोटेशियम डाइक्रोमेट है। पोटेशियम डाइक्रोमेट में आपने पोटेशियम क्रोमेट का निर्माण हो रहा है पीले रंग का पदार्थ। जैसे जैसे बूंदे गिर रही है क्षार का, वैसे वैसे बन रहा है। ये क्षार है KOH में ये गिरते जा रहे हैं, वो पीला होते जा रहा है। चलिए साहब, अब अगला रिएक्शन है उस पीले रंग के पदार्थ में, यानी पोटेशियम क्रोमेट के विलयन में सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देंगे तो क्या होगा, अम्ल मिला देंगे तो क्या होगा, जरा देखते हैं। K2CrO4 में H2SO4 मिलाएंगे तो क्या होगा। अब ये बेटा ये पीले रंग का पदार्थ है, आपने इसमें ये अम्ल मिला दिया, बेस एसिड मिला दिया। एसिड मिलाते ही क्या होगा, ये बना लेता है K2Cr2O7 नारंगी रंग का पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाएगा। अब ये कैसे होगा देखें, Cr1 है, Cr2 है, तो मैं यहाँ 2 का लगा देता हूँ, 2 हो गया। अब ऐसा करते ही देखो पोटेशियम हो गया 4 हो गया, और यहाँ पर 2 है, 2 बचा है जो इसके साथ जुड़ जाएगा हाइड्रोजन की जगह पे, तो K2SO4 का निर्माण कर लिया। K2SO4 यस, देख लें आप ध्यान से देखिए, रिएक्शन हम पहले भी कर चुके हैं। अब ये बना, अब यहाँ से बेटा 2 हाइड्रोजन बचा है, यहाँ पर 4 दूनी 8, 8 में से ये 7 तो निकल गया, एक ऑक्सीजन बचा है यहाँ पर, ये ऑक्सीजन इससे रिएक्शन करके बना लेगा पानी। इस तरह से फिर ये पीले रंग के पदार्थ में आपने अम्ल मिलाया, फिर नारंगी हो गया। जैसे हमने यहाँ पर अम्ल मिलाते ही फिर से नारंगी हो गया, पीले में नारंगी हो गया। यही प्रक्रिया होती है, इस तरह की घटनाएं होती हैं, हमने यहाँ पर देख लिया। तो ये प्रयोग करोगे ना लैब में जा करके तो बड़े आराम से समझ में आएगा। आराम से देखो, रिएक्शन समझने के लिए तो थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, हमसे ही सीखना पड़ेगा आपको, लेकिन जब लैब में जाके देखोगे तो परिवर्तन, रंग परिवर्तन वगैरह आप आराम से देख सकते हो, बहुत आसानी से आपको दिखाई देगा। अब चलते हैं बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसको कहा जाता है क्रोमिल क्लोराइड रिएक्शन। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट के नाम से। ये क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट को थोड़ा समझो, मैं एक बार बोलूँगा तो आपको समझ में आना चाहिए, ज़रा ध्यान से सुनते जाइएगा मेरी बातें, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहली बात क्या करेंगे, ये समझ लो कि एक टेस्ट ट्यूब, अब टेस्ट ट्यूब कैसा होता है आपको तो पता ही है, ठीक, ये है टेस्ट ट्यूब, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं पता नहीं, ये टेस्ट ट्यूब है। आपने इस टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा सॉल्ट ले लेंगे। कैसा सॉल्ट, यानी ऐसा लवण जिसमें क्लोराइड हो, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, लेड क्लोराइड, जिसका भी, कैल्शियम क्लोराइड, जो भी क्लोराइड वाला है वो ले लेंगे। तो सोडियम क्लोराइड नमक ले लिया हमने, और उसमें हम थोड़ा सा डाल देते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये नारंगी रंग का पदार्थ, उसमें डाल देंगे और अच्छे से शेक कर देंगे, अच्छे से शेक कर देंगे, हिला देंगे अच्छे से। दोनों क्रिस्टल होता है, पाउडर होता है, तो दोनों को अच्छे से मिला दें, मिल जाएगा। जैसे मिलेगा इसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाएंगे। मैंने क्या कहा, टेस्ट ट्यूब लेंगे, नमक ले लेंगे, सोडियम पोटेशियम डाइक्रोमेट डाल देंगे और फिर उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाएंगे। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाओगे बेटा, इसके ऊपर लाल लाल कलर का धूम्र निकलेगा। ये देखो रेड कलर का ऐसे धुआं या वाष्प निकलेगा। यही रेड कलर का वाष्प जो है क्रोमिल क्लोराइड है। यही रेड कलर का वाष्प क्या है, CrO2Cl2, इसको कहा जाता है क्रोमिल क्लोराइड। ये है क्रोमिल क्लोराइड है। इस तरह से यहाँ पर क्रोमिल क्लोराइड का निर्माण हुआ। इस क्रोमिल क्लोराइड, अब ये तो हो गया यहाँ से, अब यहाँ पर रिएक्शन करके तो दिखाऊंगा नहीं, लेकिन हाँ अब यहाँ से क्या करना, एक रॉड लेना, कांच का रॉड होता है, यहाँ पर मेरे पास रखा नहीं, मान लेते हैं इसी को रॉड मान लेते हैं,
इसको रॉड मान लेते हैं ना, ये लाल को हटा दो, तो ये रॉड है, इसमें कांच का रॉड होगा, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में डुबा दोगे और उसके बाद इसी वाष्प के पास लाओगे। अगर ये वेपर नहीं कम निकल रहा होगा, थोड़ा गर्म करना तो तेज़ी से निकलना शुरू हो जाएगा। तो इसके ऊपर आप लाओगे तो क्या होगा, यहाँ से निकलने वाला लाल रंग का जो वाष्प है इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के ऊपर, यानी रॉड के ऊपर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड लगा है उसके विलयन के ऊपर ये हल्का पीला विलयन बना लेगा। वो हल्का पीला विलयन होगा सोडियम क्रोमेट का, पीला विलयन बन गया। अब इसके बाद अब क्या करना, एक दूसरा टेस्ट ट्यूब उठाना और उसमें ले लेना लेड एसीटेट। मैं बताऊंगा, पूरा लिखा हुआ है इसमें, लेड एसीटेट लिख के दिखाऊंगा, और उसमें आप इनको डाल दोगे लेड एसीटेट के विलयन में, और इसको अच्छे से हिला देना और इसको हटा देना। तो आप देखेंगे नीचे कुछ पीले रंग का क्रिस्टल नीचे बैठा हुआ दिखाई देगा। अब इतनी बातें आपके दिमाग में आई कि नहीं आई, इस बात को समझाने के लिए मुझे अब कुछ बातें लिखते हुए समझाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं मैंने क्या कहा, वो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो पहला क्या करेंगे, पहला काम करेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे प्लस सॉल्ट लेंगे प्लस पोटेशियम डाइक्रोमेट का थोड़ा सा पदार्थ ले लेंगे, क्रिस्टल ले लेंगे, और अब कॉन्संट्रेट सांद्र H2SO4 डाल देंगे। ऐसा डालने पर लाल वाष्प प्राप्त होगा। लाल वाष्प क्या किसका है, CrO2Cl2, जिसको क्या नाम दिया हमने, क्रोमिल क्लोराइड। यहां पे लिखा हूं, देख लो, यहां पर भी लिखा हुआ क्रोमिल क्लोराइड, ये बनेगा। अब रिएक्शन देख लेते हैं, इसका रिएक्शन क्या होने वाला है, जरा देखें। ये ऐसा, ये प्रयोग है आपका, आपने टेस्ट ट्यूब लिया, ये क्या, और गर्म भी कर सकते हैं, गर्म करेंगे तो और ज़्यादा तेज़ी से मिलेगा। क्या हुआ होगा इस जगह पे, रिएक्शन क्या हुआ होगा उसको ज़रा समझते हैं हम लोग। तो रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। चलिए, आपने लिया था सॉल्ट में सोडियम क्लोराइड, मान लेते हैं सोडियम क्लोराइड लिया है, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 प्लस H2SO4। चलो देखते हैं क्या होगा, इसको समझेंगे। ये सोडियम इसके साथ तो सोडियम देखो, पोटेशियम है, पोटेशियम सल्फेट के साथ बनाएगा K2SO4, संतुलित करूंगा थोड़ी देर में। दूसरा यहां पे सोडियम है, ये भी इनके साथ रिएक्शन करके NaCl बना लेगा। और क्या, ये जो क्रोमियम है वो बचता है यहां पर क्रोमिल क्लोराइड, यानी क्रोमियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन। तो CrO2Cl2 ये लाल रंग का क्रोमिल क्लोराइड लाल वाष्प बनाता है। संतुलित कर देते हैं दोनों तरफ देखते हुए। इधर क्रोमियम 2 है और इधर क्रोमियम 1 है, तो इसको मैं बिल्कुल बराबर कर देता हूं। ये लीजिए 2 हो गया, क्रोमियम 2, क्रोमियम 2, पोटेशियम 2, पोटेशियम 2 हो गया। अब इसके साथ साथ हमारे पास आता है कि क्लोरीन उधर कितना है, उसको चेक कर लेते हैं। सोडियम यहाँ पर कितना है ये भी चेक कर लेते हैं। तो सोडियम को मैं अगर यहाँ पर 2 कर दूँ तो यहाँ पर सोडियम 2, और एक और मज़ेदार बात, सोडियम क्लोराइड नहीं भैया, सोडियम सल्फेट बनाएगा, ये गलत कर रहे थे, सोडियम सल्फेट Na2SO4 बनाएगा, सोडियम सल्फेट बना लेता है। अब क्रोमियम की बात कर रहे थे, अब देखो कितना कितना क्या क्या बचता है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्रोमियम उधर 2 है, क्रोमियम 2 हो गया, क्लोरीन 2, क्लोरीन यहां पर 2 से गुणा करते ही 4 हो चुका है, यानी कि हमें ये एक नहीं 4 करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। सोडियम 4 है, मैं इसे 4 करने के लिए मैं 2 से गुणा कर देता हूं। ठीक है, अब सारी चीजें हो गया सेट। अब क्या बच गया है उसको जरा देखिएगा। ऑक्सीजन है इधर 7, जबकि ऑक्सीजन इस तरफ 4 यूज हुआ है, तो 7 में 4 गया, 3 बचा, 3 ऑक्सीजन बचा है। दूसरी बात है तो ये 3 दूनी 6, इसके साथ ये पानी बन जाएगा, 3 H2O बन जाएगा। फिर एक बात और है, संतुलित ये भी हो गया, देखिए SO4 यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, ये भी, यानी कि पूरी चीज़ें यहाँ पर बैलेंस हो गया। तो इस तरह का रिएक्शन हुआ, तो ये बन गया लाल रंग का पदार्थ, जो इससे नारंगी रंग के पदार्थ से।
लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ी है क्लोराइड की, तो क्लोराइड का परीक्षण हो रहा है ये। दूसरा देखते हैं, हमने बोला था वो जो लाल रंग का गैस निकल रहा है इसको किस में प्रवाहित करने के लिए, तो लाल वाष्प को NaOH विलयन में प्रवाहित करने पर क्या होगा, देखें CrO2 Cl2 को हम NaOH में प्रवाहित करते हैं तो ये बनाता है Na2CrO4 बनाता है, Na2CrO4 बनाता है, यहीं पर ध्यान देने, Cr1 ठीक है। क्लोरीन 2, अब क्लोरीन यहाँ पर 2 है और इस तरफ यहाँ पर तो हमें सोडियम लेकर के क्लोरीन बना लेगा, यहाँ पर NaCl निकल जाएगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो ये कितने बार, 2 क्लोरीन, दोनों क्लोरीन निकल गया, सोडियम हो गया। दोनों तरफ देखिए, यहाँ पर सोडियम 2 बार है, यहाँ पर सोडियम 2 बार है, यानी कि 4 हो गया। तो मैं इसे 4 बार ले लेता हूँ, क्रोमियम 1, क्लोरीन 4, क्लोरीन 2, यानी क्लोरीन 2, सोडियम 4, ओके। अब क्या बच गया है उसको ध्यान से देखिए। अब बचा हुआ है 4 बार H, 4H वो भी लगा देते हैं। तो 4H से ऑक्सीजन से मिलकर के 4 मतलब 4 ये हो गया, 4 मतलब 2 पानी, तो 4 हाइड्रोजन निकल गया। ऑक्सीजन चेक करो है क्या, 4 यहाँ पर है 2 और ये 4 6, 4 और 2 6 हो गया। हाइड्रोजन 4 हो गया। ये संतुलित हो जाता है रिएक्शन, जब भी रिएक्शन करते हो फाइनली संतुलित करना जरूरी है। तो यहाँ पर ये पीला विलयन बन गया, लेकिन एकदम डार्क पीला नहीं है। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे वो भी देख लेते हैं। तीसरा जो वहां पर प्राप्त हुआ है सोडियम क्रोमेट का विलयन, पीला विलयन, इसमें हम डालेंगे सोडियम क्रोमेट के विलयन की लेड एसीटेट से अभिक्रिया कराने पर लेड क्रोमेट का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। पीला अवक्षेप प्रेसिपिटेट, यानी जो भी ठोस पदार्थ विलयन में कोई चीज़ बनती है और विलयन में घुल नहीं पाता और ठोस रूप में नीचे बैठ जाता है, उसको कहते हैं, नीचे बैठने वाली चीज़ को अवक्षेप कहते हैं। तो अवक्षेप बन जाता है। तो कैसे बनेगा ज़रा देखिए, तो इनकी रिएक्शन Na2CrO4 रिएक्शन है, CH3COO ट्वाइस Pb। ये पीला है, हल्का पीला विलयन है, पीला विलयन है ये। जबकि यहां पर आपको मिलेगा ये रंगहीन है, कोई रंग नहीं है। ये लेड इसके साथ मिल जाएगा, सोडियम इनको दे दिया जाएगा। तो क्या हुआ, सोडियम दे दिया गया, तो CH3COO Na 2 बार है ये भैया, 2 बार बना और बन गया यहां पर लेड इनके साथ। तो PbCrO4 PPT यानी प्रेसिपिटेट बना, और वो कैसा प्रेसिपिटेट है, पीला, गहरा पीला रंग का प्रेसिपिटेट का निर्माण होता है इस तरह से। तो ये पूरा स्टेप है। आप एक बार फाइनल समझ लीजिए कि इसमें हमने क्या किया है। टेस्ट ट्यूब लिया है, टेस्ट ट्यूब में हमने सॉल्ट लिया, पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया और उसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं तो यहाँ पर लाल रंग का वाष्प मिलता है। इसी रिएक्शन है और उसी तरह से लाल रंग के वाष्प को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में प्रवाहित करते हैं तो ये हल्का पीला रंग का विलयन प्राप्त होता है। और वो हल्के रंग के पीले विलयन को हम सोडियम लेड एसिटेट के विलयन में मिलाते हैं तो पीले रंग का
ठोस पदार्थ नीचे बैठ जाता है, प्रेसिपिटेट बैठ जाता है। बस यही कहानी है इसकी। तो चीज़ों को जब तक आप रिवाइज कर करके नहीं पढ़ोगे कैसे याद रहेगा, और उनको प्रैक्टिस भी करोगे तभी हो पाएगा भाई। अब बात करते हैं अगला, ऑक्सीकारक गुणों की तरफ बात करते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट का ऑक्सीकारक गुण। पोटेशियम डाइक्रोमेट एक प्रबल ऑक्सीकारक है और इसका उपयोग कई पदार्थों के ऑक्सीकरण में किया जाता है। तो किन किन चीज़ों में हम करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर देखें, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इसमें कोई तनु विलयन मिला, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दें, डाइल्यूट H2SO4 मिला देते हैं, तो ये रिएक्शन कैसे करेगा जरा समझेंगे। पोटेशियम K प्लस सल्फेट SO4 2- मिलकर के रिएक्शन बना K2SO4। यहां पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, जबकि आगे जो बनने वाला पदार्थ है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम की +3 होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका कम होगा, यानी इनका अपचयन होगा, तो दूसरे पदार्थ को ये ऑक्सीकृत करेगा। सो समझें, ये बनाता है क्रोमियम जो है Cr2SO4 थ्राइस, ये कंपाउंड बनाएगा, क्योंकि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितना है 3 है और सल्फेट का कितना है बेटा 2 है। तो ये 2 नंबर इसकी संख्या बन गई, ये 3 नंबर इसकी संख्या बन गई। तो देखो Cr, ये 2 इधर आ गया और ये 3 SO4 के लिए चला गया। फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया? ऐसे ही बनता है कोई रिएक्शन, ध्यान रखिएगा, और ऐसे ही बनता है कोई फॉर्मूला। चलो अब देखो ये हो गया। अब इसको बैलेंस करते हैं। चलिए, पोटेशियम 2 बार, पोटेशियम 2 बार दोनों साइड में, क्रोमियम 2 बार, क्रोमियम भी 2 बार दोनों में, लेकिन सल्फेट इधर है 1 और 3 4 बार है। तो सल्फेट हो गया। हाइड्रोजन 8 बचा हुआ है और ऑक्सीजन 7 बचा हुआ है। 4 हाइड्रोजन से 4 बार पानी बन सकता है, यानी 8 हाइड्रोजन से 4 पानी बन सकता है। तो यहाँ से 4 हाइड्रोजन आया और यहाँ से 4 गया, तो 3 ऑक्सीजन बचा, यानी कि 4 पानी के मॉलिक्यूल और 3 ऑक्सीजन बचता है। यही है नवजात ऑक्सीजन। अब ये नवजात ऑक्सीजन बचा, ये ठीक है, लेकिन ये इसका तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाए? ये एक ऑक्सीकारक है और इस ऑक्सीकारक का अम्लीय माध्यम में क्या तुल्यांकी भार होगा, इक्विवेलेंट मास होगा, ये निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए। तुल्यांकी भार निकालने के लिए अणु भार बटा उसकी कितने इलेक्ट्रॉनों में ऑक्सीडेशन में परिवर्तन को लिखना पड़ता है। ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन, ये लिखना पड़ता है। तो ऑक्सीकरण संख्या में कितना परिवर्तन हुआ? इधर ऑक्सीकरण संख्या है Cr+6 और उधर ऑक्सीकरण संख्या कितना है Cr+3। तो कितने का परिवर्तन हुआ? 3 इलेक्ट्रॉन लेता है, यानी कि 3 धन 6 और धन 3 में 3 का परिवर्तन है। तो इसका तुल्यांकी भार होगा, अणु भार लिखेंगे बटा 3 कर देंगे, ये होगा। तो इसे आप कैलकुलेट करिए। चलिए देखते हैं क्या कैलकुलेट करते हो, आगे जाके मुझे बताइएगा ज़रूर। तो ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आणविक द्रव्यमान बताया था, इसके बेस पर। अब चलते हैं आगे। यही रिएक्शन अलग अलग पदार्थों के ऑक्सीकरण में काम आएगा। तो चलो देखते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं। पोटेशियम आयोडाइड का ऑक्सीकरण किस प्रकार से करता है? अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको हम क्या कहेंगे? इसके मिश्रण को अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट कहेंगे। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट पोटेशियम आयोडाइड का ऑक्सीकरण करके उसे I2 में परिवर्तित कर देता है। कैसे, जरा देखिए। दो पदों में रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहली बात है यही वाला रिएक्शन आएगा। तो क्या है? K2Cr2O7 4H2SO4 gives K2SO4 plus Cr2SO4 thrice plus 4H2O plus 3O।
हमने पोटेशियम परमैंगनेट पढ़ाया था KMnO4, उसमें ऑक्सीकरण संख्याएं और उसके रिएक्शन ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं को हमने करके दिखाया था। अगर वो पढ़ रही लिए हो तो ये वाला और ज़्यादा आसान लगेगा। अगर नहीं पढ़े हो तो लाइन से भी पढ़िएगा और एक एक चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएगा। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं क्या होता है। ये प्रथम पद हुआ, द्वितीय पद, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप। अब देखिए ये पोटेशियम आयोडाइड के साथ ये ऑक्सीजन डायरेक्ट तो रिएक्शन नहीं करेगा, उसकी जगह पे पहले ये H2SO4 रिएक्शन कर लेगा। H2SO4 रिएक्शन करने पर क्या करेगा, K के साथ रिएक्शन करके बनाएगा K2SO4 2 टाइम्स, 2 आयोडीन बचेगा बेटा, 2 आयोडीन यानी कि I2 बन के निकल जाएगा आयोडीन, और प्लस यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर 2 H बचे हैं, ठीक है, और 2 H बचे हैं तो ऊपर वाले रिएक्शन से जो ऑक्सीजन नवजात ऑक्सीजन मिला है ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाएगा, 2 H और ये A, क्योंकि इस रिएक्शन से मिले वाला ऑक्सीजन ही इस रिएक्शन को आगे बढ़ाता है। तो ये हाइड्रोजन नहीं लेगा तो ये रिएक्शन भी आगे नहीं बढ़ेगा, तो ये काम करता है। भले कि ऐसे रिएक्शन कर गया लेकिन वो हाइड्रोजन जब तक निकालेगा नहीं तब तक ये SO4 इसको साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो ये हाइड्रोजन जो बचा है इनके साथ रिएक्शन कर गया, पानी बन के निकल गया। अब आप बताइए, इस रिएक्शन ने 3 ऑक्सीजन दिया था जबकि दूसरे रिएक्शन ने केवल 1 ऑक्सीजन लिया था। इसका सीधा सा मतलब है कि ये 3 बार ये रिएक्शन होने वाला है। अब देखो जोड़ दो दोनों को, तो K2Cr2O7 प्लस H2SO4 यहां पर 4 बार है और यहां पर 3 बार है, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4 3 7 H2SO4 प्लस ये 3 ऑक्सीजन कट गया, उधर से 3 ऑक्सीजन क्योंकि दोनों साइड में है ये, और यहाँ पर है 3 दूनी 6 Ki, और ये तो कट ही गया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। K2SO4 यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 3 बार, तो 4 K2SO4 प्लस यहाँ पर Cr2SO4 थ्राइस प्लस पानी 4 और इधर 3, 4 3 7 H2O, ये तो हो गया, आयोडीन बच गया 3I2। इस तरह का रिएक्शन। अब जिन बच्चों को सीखना है वो तो सारे स्टेप्स करते हैं, जिन बच्चों को रटना है वो आखिरी वाला करते हैं। तो भैया रटने वाली कोई बात ही नहीं आएगी अगर एक बार सीखते हुए आगे बढ़ोगे, और सीखोगे तभी जब प्रैक्टिस हमारे साथ लाइन से करते जाओगे, स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला रिएक्शन है कि अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में परिवर्तित कर देती है। इसका भी रिएक्शन देख लेते हैं। तो पहला पद सेम होगा, प्रथम पद सेम होगा, क्या, K2Cr2O7 डाइल्यूट 4 टाइम H2SO4, क्या बनाया, K2SO4 Cr2SO4 थ्राइस प्लस 4H2O प्लस 3 ऑक्सीजन, ये सेम है ना। द्वितीय पद में देखते हैं क्या होता है। हमने कहा फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट में परिवर्तित हो रही है, तो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला है FeSO4 और फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला है Fe2SO4 थ्राइस। Fe इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार है, दोनों को बराबर करने के लिए मैंने यहां पर 2 लगा दिया। चलो ठीक है, तो 2 बार Fe हो गया। सल्फेट यहां पर 3 बार है बेटा, लेकिन अपन यहां पर सिर्फ 2 ही बार है, तो 1 बार सल्फेट आयन चाहिए। इसके लिए हमें H2SO4 से 1 बार और रिएक्शन कराना पड़ेगा। इससे जब H2SO4 से रिएक्शन कराते हो तो 2 बार सल्फेट इधर हो गया, 1 बार इधर, 3 बार हो गया। लेकिन ये H2 बच रहा है। इस H2 को रिएक्शन करने के लिए वहाँ से एक ऑक्सीजन आता है और ये बना लेता है पानी। इस तरह से पानी बन गया। अब फिर बात हुआ, पहला रिएक्शन तो 3 बार ऑक्सीजन दे रहा है, दूसरा रिएक्शन केवल 1 बार ले रहा है, तो इसको 3 बार लेना पड़ेगा। तीनों ऑक्सीजन को उपयोग करना है तो 3 बार रिएक्शन हमको करा देना है, 3 बार इसको गुणा कर देना, ये रिएक्शन 3 बार होगा। इसके एक रिएक्शन से ये रिएक्शन 3 बार चलती है, इसका ये मतलब हुआ। चलो दोनों को जोड़ देते हैं, तो मिला K2Cr2O7 प्लस 4 और 3 7 H2SO4 प्लस ये 3 दूनी 6 FeSO4, और भैया ये ऑक्सीजन कट गया, दोनों तरफ बराबर है। चलिए K2SO4
प्लस Cr2SO4 थ्राइस प्लस ये 3 बार तो 3Fe2SO4 थ्राइस प्लस पानी 4 3 7 7H2O, ये बन गया। इस तरह से ये रिएक्शन हुआ। और भी रिएक्शंस देख लेते हैं एक हाथ, जो बहुत ज़रूरी है। H2S, ये तो बहुत आसान है, देखो कैसे। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फिर से वही बात करूंगा। फर्स्ट स्टेप K2Cr2O7 4H2SO4, ये तो रट्टा भी हो गया, अब याद भी हो गया आप सबको, है ना। K2SO4 प्लस Cr2SO4 थ्राइस प्लस 4H2O प्लस 3 ऑक्सीजन। द्वितीय पद में क्या हो रहा है, सेकंड स्टेप में H2S, स्टेप में H2S सिर्फ वो एक ऑक्सीजन लेगा और इसके हाइड्रोजन को लेकर के ये बना लिया पानी, बच गया ये सल्फर। एक ऑक्सीजन लिया है बस, तो इनको तीनों ऑक्सीजन को यूज करा लो भाई, ये लो बन गया। तो क्या मिला, K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 प्लस 3H2S गिव्स, यहाँ पर देखें K2SO4 प्लस Cr2SO4 थ्राइस प्लस H2O 4 और 1 3 4 3 7 H2O, इस तरह से और 3 सल्फर भी मिल गया। ये लो रिएक्शन हो गया, कितना आसान है देखिए। और एक रिएक्शन देख लेते हैं, ये तो हो गया। अब एक और रिएक्शन देख लेते हैं, हम इस रिएक्शन को समझें क्या है, बताता हूं क्या क्या। CH3CH2OH, ऑक्सीजन उस रिएक्शन से मिलता है, आपको पता है ही वाला मिल रहा है, वही ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है इसका। अम्लीय K2Cr2O7, ये ऑक्सीजन इस H और इस H को लेकर निकल गया, तो H2O निकल गया, बन गया। बचा क्या है देखें, CH3CHO बनता है। फिर वही बात फिर से, कौन सा, ये वाला, और ये ऑक्सीजन लेकर के ये ऑक्सीजन इसमें चला जाएगा, तो बन गया CH3COOH। अब बात करते हैं ये क्या चीज़ है, ये चीज़ है इथेनॉल, या हम इसको कहते हैं इथाइल अल्कोहल। आजकल पेट्रोल में जो मिलाया जा रहा है, और ये है इथेनॉल Al, और इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं एसिटल्डिहाइड कहते हैं, एसिटल्डिहाइड। और ये क्या चीज़ है, इथेनोइक एसिड, इसको कह सकते हैं एसिटिक एसिड। तो कोई अल्कोहल है, उसका ऑक्सीकरण होगा, प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा तो बनाता है वो एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है तो फाइनली बनता है एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। यही यहाँ पर बताया जा रहा है आपको। अब बात करें अगला देखते हैं यूजेस यानी उपयोग। इसका क्या उपयोग है हमारी ज़िंदगी में, हमारे उद्योगों में। तो कुछ उपयोगों को पढ़ लेते हैं, बहुत सारे उपयोग हैं वैसे भी, लेकिन कुछ उपयोगों को जान लेते हैं। पहले उपयोग के बारे में बात करते हैं कि जब आप लैब जाते हो तो ब्यूरेट पिपेट वाला जो करते हो ना, तो उसको कहते हैं आयतनात्मक विश्लेषण, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन। तो जो टाइट्रेशन जो करते हो ना, उस जगह पे ऑक्सीकरण अपचयन वाला टाइट्रेशन होता है, उसमें ये मदद करती है, ऑक्सीकारक के रूप में काम आता है। रंजक का भी काम ये खुद ही कर लेता है क्योंकि इसका कलर में परिवर्तन दिखाई देती है। दूसरा, चमड़े उद्योग में चमड़े की टैनिंग में उपयोग होता है। उसमें से जो ऐसी चीज़ें जो सड़ सकती हैं, गल सकती है, जिससे फफूंद लग सकता है, ऐसी चीज़ों को हटा दिया जाता है चमड़े से। तो इसको हटाने के लिए चमड़े उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। इसी तरह से रंगों के रूप में उपयोग किया जाता है। इनका कई तरह के रंजक के रूप में उपयोग होता है, पिगमेंट्स के फॉर्म में, यानी कई तरह के रंग चाहिए, कलर चाहिए, ऑरेंज कलर चाहिए, हरा चाहिए, पीला चाहिए, तो इस तरह के इनका भी उपयोग किया जाता है। लकड़ी उद्योगों में लकड़ी का परिरक्षण करने में, लकड़ी ना सड़े, इसके लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन में
डुबा के रख दिया जाता है। इससे क्या होगा, उसके अंदर लगे हुए जो भी जीव है, सूक्ष्म जीव है, वो नष्ट हो जाते हैं और लकड़ी सुरक्षित हो जाती है। मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ों को लिखा है ऑक्सीकारक के रूप में तथा अपचायकों के आयतनात्मक विश्लेषण में इसका उपयोग किया जाता है। जल में विलय होकर मानक विलयन भी बनाता है। और दूसरा लिखा है क्रोमियम के कई यौगिकों के निर्माण में, जैसे क्रोम एलम है, क्रोम येलो है, क्रोम रेड है, जिंक येलो है, यानी इस तरह के रंग के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। रंजक के रूप में क्रोम टैनिन और कैलिको प्रिंटिंग वगैरह में उपयोग हो जाता है। फोटोग्राफी में इसका उपयोग होता है। कांच के सामानों को स्वच्छ करने के लिए, साफ करने के लिए इसका एक क्लीनर की तरह भी उपयोग किया जाता है। तो इतने सारे उपयोग इसमें है। एक बात समझ में आ गई हुई है। अब मैं आगे चलता हूँ। एक प्रश्न जिसका जवाब देंगे, आज जो पढ़े उसमें से कुछ प्रश्न का जवाब देंगे। प्रश्न है पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्न में से लाल वाष्प किसकी प्राप्त होती है? A CrO3, B Cr2O3, C CrO2Cl2 और D है CrCl3। अब बात करें, बताओ, कोशिश करो, जवाब हो सके तो कमेंट बॉक्स में तुरंत दे दो। वीडियो को थोड़ा पॉज कर लो और फिर ये जवाब दे सकते हो। तो इसका जवाब है ये क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2। आपने देखा था क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में ये चीज बनते हुए लाल रंग का वाष्प। अगला है पोटेशियम डाइक्रोमेट के निर्माण में प्रारंभिक पदार्थ की तरह उपयोगी है। पोटेशियम डाइक्रोमेट के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? हमारे पास कुछ चीजें लिखा हुआ है। ए है K2SO4.Cr2SO4 thrice.24H2O, जिसको क्रोम एलम कहा जाता है। दूसरा लिखा हुआ है PbCrO4, जिसको क्रोम पीला या क्रोम येलो कहा जाता है। तीसरा है CFeCr2O4, जिसको क्रोमाइट कहा जाता है। और डी है PbCrO4 PbO, क्रोम रेड कहा जाता है इसका। याद आ रहा है? पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने के लिए क्रोमाइट एस का उपयोग किया जाता है बच्चों, याद रखो ये है। इस तरह से हमने इस चैप्टर को बहुत ही बेहतर तरह से पढ़ा, बेहतर तरह से समझा। इसी तरह से हमसे पढ़ाई करने के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे नंबर भी दिया गया है। और याद रखिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। चैनल जो भी क्लास ली जाती है आपको समझ में आता है, बिल्कुल लाइक करिए। कोई प्रॉब्लम है किस तरह से वीडियोस बनाना चाहिए, आप अपने सजेशन दे सकते हो, अपने टॉपिक बता सकते हो। और आप अपने दोस्तों को हमारी ये क्लास शेयर ज़रूर करो। अगर आपको सिखाता है तो अपने दोस्तों को भी सिखा सकते हैं, यानी इसी वीडियो से अगर ये वीडियो हम आपको सिखा सकते हैं तो आपके दोस्तों को भी सिखाया जा सकता है। हम कोशिश करते हैं कि आपको पूरी क्लास दें, लेकिन डिपेंड करता है आप कितनी क्लास हमसे ले सकते हो। और याद रखो, आपकी एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करके ही इस साल हम आपको भेजेंगे। आप देखिएगा बच्चों, आपका मार्क्स कभी कम नहीं होने वाला। एक विश्वास बना के रखिए, और ये विश्वास हमने पहले भी बनाया और अब भी बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो याद रखना, ये हमारी क्लास आप सबको बहुत कुछ दे के जाएगा। लेकिन याद रखना, रोज़ पढ़ना होगा, रोज़ समझना होगा। जो बच्चे नए नए जुड़े हैं उनको मैं एक काम कहूँगा कि बेटा आज जुड़े हो, शुरुआत की वीडियो से जुड़ते हुए आगे बढ़ो, और ज़्यादा अच्छा लगेगा और ज़्यादा समझ में आएगा। और अगर अभी से थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है तो बिल्कुल कंटिन्यू करो। कॉपी में नोट्स ज़रूर बनाओ। PDF देख करके कभी नोट्स मत बनाना बच्चों, वो सिर्फ कॉपी करना होता है। वीडियोस देख करके कॉपी बनाओ, यानी नोट्स बनाओ। आप ज़्यादा सीखोगे, ज़्यादा समझोगे और ज़्यादा बेहतर आपका दिमाग एग्ज़ाम के लिए प्रोसेस हो पाएगा। तो बच्चों, आज की क्लास बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।